And the only NLP master trainer in Pakistan, trained by all the co-creators and developers of NLP. John Grinder, Richard Bandler, Frank Bushalik, and Robert Dills. He's a mental health psychologist, certified intuitive counselor, motivational public speaker, facilitator, trainer, and coach based in the USA, Canada, Europe, UK, Australia, and Pakistan. डॉक्टर इमरान से मेरा इंट्रोडक्शन थोड़े दिन पहले ही हुआ और उनसे बातें करके अंदाज़ा हुआ कि उनकी पहुंच इन सारे अल्फाज से काफ़ी आगे है, बहुत कमिटेड हैं। और मेरा उनसे पहला सवाल यही था कि इतना इन्वेस्टेड है इनटू सो मैनी बिजनेसेस एंड देन टू डेडिकेट हिमसेल्फ टू साइकोलॉजी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, तो क्या उनकी मोटिवेशन रही होगी। बहरहाल उनके जवाबात से मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनको समझने के लिए एक किताब काफ़ी नहीं होगी। वी हैव हिज बुक टुडे विद अस एंड आई मस्ट इंसिस्ट कि मौका मिले तो ज़रूर ख़रीद लीजिए। मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आया, बड़ा इजी फ्लो है और नैरेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम इसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे। आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर इमरान ऑन स्टेज विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो हैप्पी टू हैव यू हियर सर। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि व्हाट brought you towards this, तो पहले तो आप मुझे इसी सवाल का जवाब दे दें before we go on to the book। बेटा, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अजीम मुझ पे ये है कि मैंने मताफ में सर रखा और दुआ मांगी कि ह्यूमन पॉसिबल नीड क्या हो सकती है। एक इंसान इस दुनिया में क्या मांग सकता है? दौलत मांग सकता है, शोहरत मांग सकता है, इज़्ज़त मांग सकता है, मकाम मांग सकता है, एक अच्छी बीवी मांग सकता है, औलाद मांग सकता है, बेटा मांग सकता है, बेटी मांग सकता है, बहू मांग सकता है, पोता पोती मांग सकता है। क्या ऐसी चीज़ है जो इंसान मांग सकता है? और वो चेंजिंग टाइम था, क्योंकि मैं 15 साल का था जब मैं पाकिस्तान से चला गया था और अब मैं 2012 से वापस पाकिस्तान में ग्रेजुअली वापस आया। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको पहले से ही मेरी ज़रूरत से ज़्यादा, बल्कि मेरी औकात से ज़्यादा मुझे ना दे दी हो। ह्यूमन पॉसिबल दुआ नहीं थी मताफ में सर रख के जब मैं अल्लाह के आगे सजदे पे था। तो सिवाय एक इस बात के कि इन्ना इलैना याबहुम सुम्मा इन्ना इलैना हिसाबहुम, रब ताला फरमाते हैं। और ये सूरह गाशिया की आखिरी आयत है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तवातुर से जो है वो जुमे में पढ़ते थे कि तुम पलटकर मेरे पास आओगे और मैं तुम्हारा हिसाब लूँगा। और किस चीज़ का हिसाब लूँगा? सूरह तकासुर की आखिरी आयत आप सब लोग पढ़ते हैं, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन नईम, तुमसे तुम्हारी हर नेमत का हिसाब लूँगा। अब मेरे जैसा बंदा जिसने सारी ज़िंदगी मगरिब में गुजारी हो, 2 PhDs की हो, अभी हार्वर्ड में मेरा पोस्ट डॉक चल रहा हो, 4 किताबें लिखी हो, मल्टीनेशनल बिजनेस का ओन करता हूँ, 4 बर्रे आज़मों में पढ़ाता हूँ, ट्रेनिंग कराता हूँ, ज़िंदगी में कभी मैंने चार्ज नहीं किया। मेरा बेटा बेटी भी यहाँ मौजूद है, दोनों माशाल्लाह शादीशुदा हैं। और अब इस हिसाब की फ़िक्र और डर का काम कर रहा हूँ, अपनी गर्ज पे काम कर रहा हूँ कि शायद मेरे लिए आखिरत में कुछ मिल जाए। दैट इज़ एक्चुअली द मोटिवेशन ऑफ गिविंग बैक व्हाट गॉड हैज़ गिवन मी हियर। जज़ाकल्लाह। आई विश यू ऑल द सक्सेस एंड आई नो कि माशाल्लाह ऑलरेडी आप कामयाबी के ही रास्ते पर हैं। तो हम सवाल शुरू ये करते हैं कि इमरान साहब, जब मैं ख़ुद भी बात करती हूँ लोगों से, और बिकॉज़ मेरा ताल्लुक़ एजुकेशन से भी रहा, वहाँ पे मुख्तलिफ सोशल लेवल्स पर इंटरेक्शन रहा, और अब मैं कॉर्पोरेट में हूँ। अगेन अ वेरी डिफरेंट वैरायटी ऑफ mix of people that I meet. Stress is a very common factor.
और जब हम अपने ज़िंदगी के गोल्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत हद तक हमारा स्ट्रेस हमारे रास्ते को क्या कहना चाहिए, मैनिपुलेट कर रहा होता है। हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं, हम जज्बाती हो जाते हैं, हम बाज़ दफ़ा ओ में आ जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज डेवलप होते हैं। तो स्ट्रेस जो है, बीमारियों का भी कहते हैं कि जड़ जो है वो स्ट्रेस है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इग्नोरेबल हो जाती हैं। तो जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं या मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, या तो इसमें एक बहुत बड़ी हमारी आस्क ये होती है कि हाउ डू वी लर्न टू मैनेज स्ट्रेस। जब मैंने आपकी किताब खोली तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आपने असल में काफ़ी हद तक वो सारे दरवाजे खोले हैं जिसमें से कि इस चीज़ की समझ आ सकती है, लेकिन आपने बड़े खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आपने यूनिटी ऑफ डांस ऑफ यूनिटी की बात की है, और आपकी बातों में मुझे एरिक्सन का रेफरेंस भी बहुत मिला जिन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस की टर्म को कॉइन किया था। तो इफ़ यू कुड एलैबोरेट। अच्छा बेटा, एक आपके सवाल के जवाब, क्योंकि हमारे पास वक्त भी कम है और मैं फास्ट भी चलना चाहूँगा। पहले तो मैं दिल्ली बिरादरी से हूँ और हमारे यहाँ बेटियाँ और बहनें सर का ताज होती हैं। ये लफ्ज़ साहब जो है ना, इंसान को ज़मीन से ऊपर उठाता है, और मैं ज़मीन पे इसलिए रहना चाहता हूँ कि ताकि ज़मीन में जाने में आसानी हो। तो अगला सवाल जब आप मुझसे पूछे तो इमरान भाई कहिएगा, इमरान साहब जो है वो नहीं कहिएगा। दूसरा, एक बात जिसे अब ऑब्वियसली ये क्योंकि मेरे सेमिनार लेक्चर नहीं है तो इसलिए मैं उस मोड पे बात नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ मैं सबसे सवाल पूछूं कि आप सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो सब हाथ उठाएंगे। मैं अगर कहूँ कि जी सब उठाएंगे, मुझे मालूम है सब उठाएंगे। मैं कहूँगा आप सब लोग प्रॉब्लम से जान छुड़ाना चाहते हैं, सब हाथ उठाएंगे। मैं अगर उनको बताऊँ कि यहाँ से 2 किलोमीटर रेडियस में एक जगह है जहाँ पे जो जगह है वहाँ पर दुनियावी कोई स्ट्रेस नहीं है, आप लोग जाना चाहेंगे, सब हाथ उठाएंगे। और उस जगह का नाम कब्रिस्तान है। तो स्ट्रेस जो है वो मेरा मूवर है, स्ट्रेस मेरा फ्यूल है, स्ट्रेस मेरा सर्वाइवल की नीड है, स्ट्रेस हक है जो अल्लाह ताला ने मुझे बनाया ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। उस स्ट्रेस को जब मैंने डिस्ट्रेस में कन्वर्ट किया, उसको जब मैंने अपने आप को पर इस तरह हावी किया कि मैं सारी रात पढ़ता रहा और सुबह पेपर ही नहीं दे सका उस स्ट्रेस के चक्कर में, या मैं डिलीवर ही नहीं कर सका, तब ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। और फिर स्ट्रेस का ये था कि मेरे वजूद के 4 पहिए हैं जनाब। मेरा एक जिस्मानी वजूद है, मेरा एक रूहानी वजूद है, मेरा एक अक्ली वजूद है और मेरा एक जज्बाती वजूद है। जब मुझे कोई स्ट्रेस आता है जो मुझसे हैंडल नहीं होता, मुझे इन 4 पहियों को एड्रेस करना है। अनफॉर्चुनेटली हम किसी एक पहिए के पीछे पड़ जाते हैं, या जिम चले जाते हैं, या वजीफा पढ़ने चले जाते हैं, या मेडिटेशन में चले जाते हैं, या किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद आइडिएशन होती है, खुदकुशी के ख्यालात तशरीफ लाते हैं। तो इसलिए कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग एड्रेस एक साथ नहीं कर रहे। जिंदगी के अंदर मैंने ये बात सीखा, मैं 2 दफा अल्लाह ने मुझे अपने पास इतनी करीब से बुलाया कि डॉक्टर कहते थे कि वापस नहीं आ सकोगे, लेकिन अल्लाह ने फिर मुझे वापस भेज दिया। शायद मैं अच्छा काम नहीं कर रहा था, या पूरा काम नहीं कर रहा था। सवाल ये है कि मैंने एक चीज को रीजन बना लेना है, विच इज द इम्प्लॉइड ट्रूथ। रिगार्डलेस ऑफ कुछ भी हो गया हो, अगर मेरा सांस चल रहा है तो मैं सरवाइव कर गया हूं, मैं सरवाइव कर गया हूं। दूसरी बात है कि अगर मेरा दूसरा सांस चल रहा है तो रब मुझे जिंदा रखना चाहता है, और अगर मुझे रब जिंदा रखना चाहता है तो मुझे मरने की बात नहीं करनी चाहिए मुझे। और इंसान इतना रिजिलियंट है, इस पूरी बुक का नाम ही रिजिलियंस है। इंसान इतना रिजिलियंट है कि वो +55 डिग्री सेल्सियस के ऊपर राजस्थान में खड़ा होता है और -55 डिग्री पे सियाचिन पे खड़ा होता है। 100 डिग्री की वेरिएशन पे इंसान सरवाइव कर सकता है। आप 101 बुखार पे गोलियां खाना शुरू कर देते हो, आप टैबलेटें खाना शुरू कर देते हो, किसी जिंदगी खत्म हो गई, बुखार हो गया, ठंडी पट्टियां रख लो, ऐसे ही है ना। वो 100 डिग्री की रेजिलियंस है मेरे अंदर। तो मैंने जब जिंदगी की बात करनी है, होप की बात करनी है, रब ने मुझे जिंदा रखा है और मुझसे कुछ मकसद लेना चाहता है, तो फिर ये सारे स्ट्रेस जो है ये सारे इधर उधर गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने तारी करने हैं उस स्ट्रेस को भी जो आपका दखल ही नहीं है, जो आपका ताल्लुक ही नहीं है, किसी की जिंदगी में क्या हो रहा है वो आपने अगर अपने पर स्ट्रेस लेना है, तो फिर डेफिनेटली यही सब होगा जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हो कि हमारी जिंदगी रुकेगी, कि हम फोकस नहीं कर रहे हैं कि मुझे क्या करना है। मुझे इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, जिसका सवाल मुझसे ना दुनिया में पूछा जाएगा ना आखिरत में पूछा जाएगा। जो सवाल मुझसे पूछा नहीं जाएगा वो तो मैंने अपने ऊपर तारीख कर रखा है। पड़ोसी की बहू क्या कर रही है मुझे कौन पूछेगा, बताइए। ना दुनिया में पूछेगा ना अल्लाह मुझसे आखिरत में पूछेगा, लेकिन मुझे बहुत फिक्र है। तो जब मैं इतना डेटा गार्बेज अपने कंप्यूटर पे रखूंगा तो उसने हैंग ही होना है ना, उसने मशीन हैंग हो रही है। तो जब मैं अपने फोकस पे आ जाऊंगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जबरदस्त।
इनफैक्ट आपने काफ़ी मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेबल टर्म्स यूज़ करके बताया था कि किस तरह हम ओवर ड्राइव में रहते हैं और कितनी हम गार्बेज जमा करते हैं अपने डेटा में। आपने किताब में होमर्स ओडिसी की बात की है, जो कि मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। और फिर मेरा सवाल जो होगा वो आपसे हिप्नोथेरेपी पे होगा, क्योंकि हिप्नोथेरेपी इन इट्स सेल्फ इज़ अ वेरी वेरी मिस्टीरियस क्या कहना चाहिए प्रोसेस फॉर अस, समझ नहीं आता। और जैसे मेरे जैसे लोग, आई एम श्योर ऐसे आप लोगों में भी होंगे जो ओवर थिंकर्स हैं, जिनके दिमाग हर वक्त चल रहे होते हैं। हम लोग नमाज में मैं भूल जाती हूँ कि नफिल कौन सी पढ़ रही हूँ या फ़र्ज रकत कौन सी पढ़ रही हूँ, या घर में धोबी का हिसाब किया था कि नहीं किया था, सब कुछ दिमाग में चल रहा होता है, ओवर ड्राइव में रहते हैं। तो हम जैसे लोगों के लिए हिप्नोथेरेपी को समझना ही बड़ा मुश्किल है कि कैसे ये होता है और क्यों होता है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं और इससे बड़े दरवाजे खुलते हैं। सो इफ़ यू कुड एलैबोरेट ऑन दैट, और ज़रूर मुझे बताइएगा कि होमर की तलाश मेंटल रेजिलियंस में कहाँ पर कनेक्ट हुआ। मैं इसको अगर हिप्नोथेरेपी से मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे बैठी है अहले इल्म की और स्टूडेंट्स भी बैठे हुए। हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो कि कॉमेडी मूवी देखते हैं और हंसते हैं? हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो हॉरर मूवी देखते हैं और रोते हैं? हम में से कितने ऐसे लोग हैं कि जो डरते हैं, कॉमेडी पे हंसते हैं, जज्बाती मूवी देखते हैं और आंखों से आंसू निकलते हैं? ऐसा ही है। और मज़े की बात यह है कि उसको हम दोबारा देखते हैं और फिर रोते हैं। ऐसे ही है ना, दोबारा देखते हैं और फिर रोते हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस है, शऊरी तौर पर जब हम ये जानते हैं कि ये ड्रामा है, शऊरी तौर पर हम जानते हैं कि ये खेल है, तो फिर हम क्यों रोते हैं? क्योंकि हमारा जो डेटा है हमारे लाशऊर के अंदर, वो हमें ये दिखाता है कि ये असल है। हमारा जहन को असल और नकल का नहीं पता। हमें एक सेकंड में 2 से 3 ख्यालात आते हैं जिस पे हमारा इख्तियार नहीं है। हमें दिन में 70 से 90 हज़ार ख्यालात आते हैं, और हमें पहला ख्याल जब आना शुरू हुआ था पांचों हवास के ऊपर, जब 4 महीने का माँ के पेट पे बच्चा था और फरिश्ते ने रूह फूकी, हार्ड डिस्क ओपन टू डेटा हो गई। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए उस डेटा को 70 से 90 हज़ार 5 सेंसेस, वीडियो, मूवी, ख्यालात, मल्टीप्लाइड बाय द डे व्हेन यू आर ओनली 4 months ओल्ड इन द वूम ऑफ योर मदर। ये वो सारे ख्यालात हैं जो एहसासात और जज्बात में कन्वर्ट होते हैं। इन एहसासात और जज्बात की बुनियाद के ऊपर हम अमल करते हैं और हमारे अमल हमारा नतीजा निकालते हैं। हमारे जहन को असल और नकल का नहीं पता। हम जब भूख में होते हैं, मेन्यू खोलते हैं, उसमें बिरयानी की तस्वीर रखी होती है और हम किसी ऑल्टर्ड स्टेट में चले जाते हैं और हमारे मुंह के ऊपर जो है वो पानी आ जाता है, जबकि वो बिरयानी की तस्वीर होती है, बिरयानी नहीं होती है, क्योंकि इसको असल और नकल का नहीं पता। और यही वो डेटा है कि जब आप इस डेटा को लेट गो नहीं करते, जब इस डेटा को आप प्लान नहीं करते, जब इसको क्लियर नहीं करते, इसी डेटा पे आपके प्रोग्राम्स बनते हैं, वैल्यूज बनती है, बिलीव्स बनती हैं। और जब इतना बड़ा डेटा स्कैटर्ड होता है और प्रोग्राम्स आपके गलत बन जाते हैं, ऑटो इंस्टॉल हो जाते हैं, या आपने जो है वो खुद इंस्टॉल कर लिए होते हैं, जिंदगी में जब समझ आई होती है, बचपन से आपकी स्कूल के अंदर कह दिया गया तुम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद माँ ने कहा नहीं इससे मत करवाओ, ये कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों ने कहा तू तो रहने दे यार, तेरे तो वैसे भी बस की बात नहीं है। उसके बाद आपने कहा कि यार वाकई जब सारे कह रहे हैं तो वाकई में कुछ नहीं कर सकता होऊंगा, और फिर वो आई कैन नॉट के ऊपर आप चले जाते हैं, जबकि इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं होती। ये तो एक लर्निंग मैकेनिज्म होता है। यही वो सारा डेटा है जिसकी सारी गड़बड़ है, और वो डेटा जो है ये डोमेन है क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी का। हम में से हर शख्स हिप्नोटाइज होता है। 1 घंटे 1.5 घंटे फजूल तकरीरें 1.5 लाख लोग जो सुन रहे हैं वो किस मोड में सुन रहे हैं? 3 घंटे आप किस में सुन रहे हैं भाई? वो 1.5 घंटे की एक बकवास सुन रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं। वो कौन से मोड के अंदर सुन रहे हैं? राइट। इसी तरह बहुत सारे ऐसी जो है वो म्यूजिक है जो आप नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप बैठे हुए और आप हिल नहीं रहे। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कर रहे हैं, और जिसकी शादीशुदा हुई है वो ज्यादा हिप्नोटाइज में होता ही है वो मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। अच्छा, लेकिन क्या ये बात, जो मेरा सवाल ये था कि क्या ओवर ड्राइव में जो माइंड्स रहते हैं वो भी उनके अंदर कैपेसिटी होती है हिप्नोटाइज होने की? मतलब आपका तजुर्बा क्या कहता है? जिंदगी में सिर्फ 2 लोग हिप्नोटाइज नहीं हो सकते। एक वो जिनका सांस नहीं चल रहा, वो हिप्नोटाइज नहीं हो सकते क्योंकि वो स्टेट को क्रॉस कर चुके हैं, और एक वो जो शऊर की कैफियत के अंदर रखे नहीं जा सकते, जैसे जिसको हम साइकोसिस कहते हैं। वो जुनून, वो ऐसी जहनी हालत जिसके अंदर इंसान फोकस नहीं होता, टेक्निकली डिल्यूजन और इल्यूजन में होता है, या शिज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं, वो लोग जो हैं वो हिप्नोटाइज नहीं हो सकते। बाकी मैं आपको बताऊं, जब हम इनग्रेव्ड हो जाते हैं, महव हो जाते हैं, आप किसी चीज में इनग्रेव्ड हैं और आपको किसी ने 2 बार आवाज दी, आपको आवाज सुनाई नहीं दी, तीसरी बार उसने कहा और आपने झटका खाया, उस वक्त आप हिप्नोटाइज थे।
आप दिन के अंदर एटलीस्ट 2 दफा जरूर हिप्नोटाइज होते हैं, जब आप सोने के लिए जा रहे होते हैं और सोने से लिए उठ रहे होते हैं। जब रात को आप सोने की इस कैफियत के अंदर हो कि आप सो चुके हो, आपको आवाज आ रही हो और आपको उठने का दिल ना कर रहा हो, उस वक्त आप हिप्नोटाइज होते हैं। जिस वक्त आप सुबह को अलार्म लगाते हैं 7 o'clock का, 6:59 के ऊपर जो है वो अलार्म के ऊपर आपका हाथ यूं जाता है और आप इसको स्टॉप करते हैं। आपको ये पता है कि ये फिर बजेगा, लेकिन आपका उठने का दिल नहीं कर रहा, उस वक्त आप हिप्नोटाइज होते हैं। आप जिस वक्त किसी से मुतासिर होते हैं, इसी तरह जिस तरह आप इस वक्त मुझसे मुतासिर है, ऐसा हो नहीं सकता मुझसे 5 मिनट कोई बात ना करो और हिप्नोटाइज ना हो। आप ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो जब भी आप इनग्रेव्ड होंगे, क्या आप लोगों के साथ नहीं वो किताब पढ़ते पढ़ते आप किताबों के अंदर खो गए? क्या आपका नहीं हो सका कि आप किसी जगह है लेकिन आपका दिमाग कहीं और पहुंचा हुआ है, आपका जिस्म यहाँ पे है और आपकी जो जहन है वो कहीं और है? मैं भी आपको स्कूल की एक बात कहूँ कि आपको स्कूल के अंदर ये बताइए कि सबसे ज्यादा पसंदीदा आपका कैंटीन में क्या डिश थी? वो सिर्फ कैंटीन का पेटिस नहीं आएगा, पूरा स्कूल आ जाएगा, पूरे सारे टीचर आ जाएंगे, सारा स्कूल का मंजरनामा आ जाएगा और बड़ी देर तक आप उस कैफियत के अंदर रहेंगे। ये सारे वो डेली रूटीन्स हैं जिसके अंदर हमारा अनकॉन्शियस माइंड, हमारा लाशऊर जो कि सारा डेटा है वो उस वक्त टेक ओवर कर लेता है। और जब वो टेक ओवर कर लेता है तो ये कैफियत हम सबके साथ होती है। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हमारे जैसे बंदा उस कैफियत को आइडेंटिफाई करना जानता है, वो उसको इंस्टॉल करना जानता है। वो हम लोग ऑब्वियसली एक वर्चुअल सर्जन्स होते हैं, हम लोग रिग्रेशन एनालिस्ट होते हैं। एक वाकया जिंदगी के अंदर हो गया, 7 साल का था, आज 27 साल का हो गया, उस वाकये के ट्रॉमा से नहीं निकल पा रहा, हमें उस 7 साल के डेटा का एक्सेस आता है। मैं यूनिवर्सिटीज के अंदर ये काफी डेमोज मैं जब पढ़ाता हूँ थेरेपिस्ट को, मैं एक दिन के आपकी पैदाइश का डेटा बाहर लेके आ सकता हूँ कि एक दिन के बच्चे का डेटा आपको शऊर नहीं था, लेकिन मुझे वो पता है डेटा था, क्योंकि डेटा तो ऑलरेडी 4 महीने माँ के पेट से आ रहा था। उस डेटा को मैं निकाल के ला सकता हूं। तो बहुत सारे आपके रीजन जिसकी वजह से आप जिंदगी के अंदर अटक रहे हैं, रुक रहे हैं, ट्रॉमा है, नहीं जा पा रहे हैं, वो डेटा क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट रिग्रेशन एनालिसिस के जरिए बाहर निकाल के ला सकता है, उसको सॉर्ट कर सकता है और उसको बाद दोबारा उस प्रोग्राम को रीप्रोग्राम कर सकता है। तो हम ये वाला काम करते हैं एज अ थेरेपिस्ट। एक्सीलेंट, मैंने अपना अपॉइंटमेंट ले लिया। अगर आप लोगों को लेना हो ना तो अभी ही ले लीजिएगा, मुझे लग रहा है कि मुश्किल होगा मिलना। हाँ, 4 महीने का वेटिंग टाइम है बेटा, ये मैं जरूर बता दूंगा। देखा, मुझे अंदाजा था। अच्छा, एक आपने इस्तेमाल किया है टर्म एमिगडाला, मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ? जी, एमिगडाला एक पोर्शन है हमारे ब्रेन का और उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। और वो बड़ा उसका इंटरेस्टिंग आपने मुझे फंक्शन बताया लाइक गेट कीपर्स, और उससे फिर आपने फियर और एंजाइटी को एक्सप्लेन किया है। एंजाइटी इज अनदर a very common problem that I have it, तो आई नो कि बहुत लोगों के साथ होगी। और एंजाइटी जब टेक ओवर करती है तो फिर आप रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। नाउ आई कैन कनेक्ट व्हाट हिप्नोथेरेपी इज ऑल अबाउट। तो जरा इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए, उसके फिर हम वी वुड वांट क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। दुनिया में हम जब पैदा होते हैं तो हम 2 खौफ लेके पैदा होते हैं, एक है बुलंदी से गिरने का खौफ और एक है बुलंद आवाज का खौफ। बुलंद आवाज का खौफ एक्चुअली हमारे जो 5 सेंसेस हैं उनको शट डाउन कर देता है। आपने अक्सर ये सुना होगा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे ब्लास्ट हुए हैं और जब उस पर कहते हैं कि तू उठ क्यों नहीं गया, तू भागा क्यों नहीं गया, उसने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि दैट इज अ फ्रीज टाइम। जैसे कोई लाउड साउंड होगा, हमारी देखने की, हमारी सुनने की ये समात फ्रीज हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपके घर के अंदर एक सर्किट लगा हुआ होता है कि अगर वोल्टेज ज्यादा आ जाए, सर्किट गिर जाए, फ्रिज बच जाए, तो हमारे सेंसेस को बचाने के लिए वो सर्किट गिरता है, बुलंद आवाज का खौफ। इसीलिए वो माएँ जो मेरी बहनें बेटियां यहाँ पे बैठी हैं, जो चीख चीख के अपने बच्चों की तरबियत करने की कोशिश कर रही होती हैं, आप सिर्फ अपना फेफड़ा दुखा रहे होते हैं, क्योंकि बच्चा फ्रीज हुआ होता है उस वक्त, उसको आवाज ही नहीं आ रही होती कि ये हो क्या रहा है इस वक्त। तो नरमी से जो है वो आप ज्यादा बेहतर तरीके से उसके अंदर तब्दीली ला सकती हैं। दूसरा है बुलंदी से गिरने का खौफ। आपको पता होगा हम सारी रात करवटें बदलते हैं लेकिन बिस्तर से नहीं गिरते हैं, क्योंकि हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। और ये भी है कि आप छत पे चले आ रहे, नीचे आपको डर लगना चाहिए कि मैं गिर ना जाऊं, कि आप नीचे उतर ना जाए। इसके अलावा जब भी आप कहते हैं कि मुझे कोई खौफ है, वो बोलने का खौफ हो, वो अंधेरे का खौफ हो, वो छुपकली का खौफ हो, वो बंद कमरे का खौफ हो, वो पानी का खौफ हो, ये सारा लर्नेड बिहेवियर है।
ये हमने लर्न किया है। इस फियर और फोबियाज को लर्न करने का रीजन ये है कि ये कहीं रखा हुआ था, कोई वाकया बना था जो हो सकता है आपको याद हो और आपको याद ना हो। ये वो गेटकीपर है कि जब हिप्नोथेरेपी क्या काम करती है कि उस फियर को जो रीजंस है उसको जाके सॉर्ट आउट कर देती है, और हमारे लिए सबसे आसान काम है किसी के भी फियर और फोबियाज को जो है वो रिमूव करना, क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कहाँ पे इंस्टॉल हुआ, आपको नहीं पता होगा, लेकिन हम निकाल लेते हैं और वहां पे जाके हम उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं, उसको रिफ्रेम कर देते हैं, उसके मीनिंग चेंज कर देते हैं, प्रोग्राम ऑल्टर कर देते हैं, और इंसान जो पहले कहता है आई कैन नॉट, वो कहता है यस आई कैन। और जिस चीज से वो डरता है, मैं वो गारंटीड आपके हाथ में, अगर आपको छिपकली से डर लगता है और आप चीखती हैं, मैं छिपकली आपके हाथ में रखूंगा, आप नहीं चीखेंगे। मैं सांप आपके हाथ में रख दूंगा, जो है वो नहीं चीखेंगे, क्योंकि ये आप पहले ये आपने लर्न किया था। आप देखें ना कितना कॉमन है। मुझे बताएं, आप यहां पे जो इसी पे बात कंक्लूड करते हैं, कितने लोग हैं जो सांप के काटने से डरते हैं? सब डरते हैं। कितने लोगों हैं जिनको सांप ने काटा है? 1 2। सांप बच गया था बेटा जिसने काटा? जिसका मतलब है कि हमने इंस्टॉल किया ना। किसी ने कहा कि सांप के काटने से आप जो है वो मर जाते हैं, नुकसान हो जाता है, हम सब डरने लग गए। ऐसे ही है ना। तो ये इंस्टॉल्ड है, ऑटो इंस्टॉल्ड है, लर्निंग इंस्टॉल है, ये इंस्टॉल्ड है। इसलिए ज़बरदस्त। किताब बहुत ज़बरदस्त है और बहुत इजी फ्रेंडली रीड है। मैं डॉक्टर इमरान को यही बता रही थी कि मैंने इतनी जल्दी से वो किताब पढ़ी। इट्स अ लेंथी बुक, लेकिन चैप्टर वाइज डिवाइडेड एंड वेरी गुड इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम्स। तो बाकी हल के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, लेकिन अब मैं चाहूंगी कि अगर आप लोगों के सवालात हों तो हम वो भी ले लें। यस बेटा, माइक्स दे दीजिएगा। अगर छोटा सवाल रखेंगे, मैं आपने देखा कि मैं जानबूझ के तेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरा हॉल पैक है, तो क्रिस्प होगा तो मैं कोशिश करूंगा छोटा छोटा जवाब दे दूं। थैंक यू। कॉग्निटिव डिसोनेंस के बारे में मुझे आपसे सवाल करना है। क्या ये एवोल्यूशनरी, ये पॉसिबल है कि हमारा माइंड इस हद तक डेवलप्ड हो जाए कि हम इसको ओवरकम करें? फॉर एग्जांपल संक कास्ट फैलेसी है या ग्रुप थिंकिंग है, क्या इस तरह की चीजों को हम अल्टीमेटली कनकर कर सकते हैं? थैंक यू, इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखिए, जो सूरह अलग है उसकी 5वीं आयत है, जहाँ पर रब ताला ने फरमाया अल्लमल इंसाना मालम यालम। रब ताला इस आयत के अंदर साइंस की इंटरप्रिटेशन मेरी जैसे तालिब इल्म की ये है कि इस दुनिया में जितने लोग आए हैं, इस दुनिया में जितने लोग मौजूद हैं और इस दुनिया में जितने लोग आएंगे, उन सब की इंटेलिजेंस का पोटेंशियल बाय डिफॉल्ट मुझे पैदाइश में रब ताला ने ऑलरेडी डाल दिया। इंसानी दिमाग को कभी भी सुपर कंप्यूटर सुपरसीड नहीं करेगा, गारंटीड। मैं पाकिस्तान का पहला BS कंप्यूटर साइंस गोल्ड मेडलिस्ट ग्रेजुएट आपसे बात कर रहा हूँ कि इंसान को सुपर कंप्यूटर कभी भी सुपरसीड नहीं करेगा, क्योंकि इस तरतीब के अंदर मखलूक ने खालिक को कभी भी सुपरसीड नहीं किया है। उसको बनाने वाला इंसान है। तो जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी। इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसको किस डायमेंशन पे लेके जाते हैं। You have a question. जी बेटा। Dr. Ali Nawaz, my name is, and my question is कि जो हम पहले किताबों में पढ़ते थे हिप्नोटिज्म सीखिए, तो मेरा शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये इनवॉलेंटरी है या वॉलेंटरी है कि हम खुद ब खुद हिप्नोटाइज हो जाते हैं और फिर जाग जाते हैं? तो सर, अगर आप उस वाली किताब की बात कर रहे हैं जो कि आप ऑब्वियसली, मैं तो उस जमाने का हूँ जहाँ तख्ती को चाट के साफ करते थे, तो उस टाइम में भी इसी तरह की किताबें पढ़ता था। और मैंने जिंदगी में अपनी माँ से बहुत कम पिटा हूँ, शायद 2 बार पिटा होऊंगा, लेकिन एक बार मैं काला जादू करने पे पिटा था, जबकि मैं 5वीं क्लास में खुद पढ़ता था। तो वो जो किताबें हैं उसके अंदर जो हिप्नोटिज्म लिखा है वो सब शोशा है। मैं एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी की बुक जो अमेजोन के ऊपर यूके में पहले लॉन्च हुई और पाकिस्तान में यहाँ आई है KLF के अंदर, तो आप अगर हिप्नोटिज्म की बात कर रहे हैं तो दिस इज अ साइंस। इट इज अप्रूव्ड बाय अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, इट इज अप्रूव्ड बाय ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन। मेरी बहन ने जिस मिल्टन एरिक्सन की तरफ जिसका इशारा किया था, वो इज अ पायनियर ऑफ और अ फाउंडर ऑफ क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी। वो एक साइकेट्रिस्ट था
और जब वो इलाज करता, और बड़ा रिनोन्ड साइकेट्रिस्ट था, जब उसने ये देखा कि लोग खाली दवाई से सही नहीं हो रहे तो उसने फिर साइकोलॉजी पढ़ी एंड ही बिकम अ वेरी वेल रिनोन्ड साइकोथेरेपिस्ट। साइकोथेरेपी कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में जाती है, हिप्नोथेरेपी इज अनकॉन्शियस माइंड, जहां पे मेरा सारा डेटा है जिसका मैं स्पेशलिस्ट हूं। तो जब उसने देखा कि साइकोथेरेपी के अंदर मुझे कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड पे जाना पड़ता है और वो ब्लॉक करती है, तो सेशन ज्यादा होते हैं और फिर और रेजिस्टेंस आती है, तो फिर उसने अनकॉन्शियस माइंड पढ़नी शुरू की और फिर उसने क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी बनाई। तो ये एक साइंस है। और जब जिस तरह आप एक किताब खाली के बाजार की किताब पढ़ के मेडिकल डॉक्टर नहीं बन सकते, इसी तरह आप बाजार की किताब पढ़ के हिप्नोथेरेपिस्ट नहीं बन सकते। इनका क्वेश्चन है, पहले आप प्लीज। जी मुझे आपकी बातें बहुत इंटरेस्टिंग लगी। Thank you. मैं खुद भी एक प्रैक्टिसिंग साइकोथेरेपिस्ट हूँ। वेरी गुड। और मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि स्किज़ोफ्रेनिया के लिए साइकोथेरेपी कितनी इफेक्टिव है आपके एक्सपीरियंस में? शिज़ोफ्रेनिया के लिए हिप्नोथेरेपी काम नहीं करती है, मैं अभी बताता हूँ आपको, लेकिन इसकी मेडिकल एनएलपी की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो शिज़ोफ्रेनिया पे काम करती हैं। साइकोथेरेपी का जो काम ये होता है कि वो उस शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को किस हद तक रियलिटी कांटेक्ट में रख सकता है, ताकि वो जो पोर्शन है उसके अंदर वो साइकोथेरेपी के ऊपर जो है वो काम कर सके। और फॉर श्योर शिज़ोफ्रेनिया क्योंकि एक डिल्यूजन डिसऑर्डर है, इसके अंदर मेडिसिन की ज़रूरत है, तो वो मेडिसिन साथ साथ चलती है। तो मेडिसिन ब्रिंगिंग इनटू अ रियलिटी कांटेक्ट ये साइकोथेरेपिस्ट का काम है। और उसके बाद जब ये मेडिकल एनएलपी की बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है, मेरे पास ऑब्वियसली टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं आपको एग्जांपल दे देता कि हम उसको कैसे जो है वो रीट्रेन कर सकते हैं, ब्रेन को रीट्रेन किया जा सकता है। और उस ब्रेन रीट्रेन के इस कॉम्बिनेशन के साथ शिज़ोफ्रेनिया जो है वो काबिल इलाज है। मैं ये पर्सनली ये कह रहा हूँ, बीइंग अ साइंटिस्ट एंड बीइंग अ प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज, जो ये किताब कहे कि मर्ज ला इलाज है, उस किताब को जला दो। वाह। क्योंकि मैं उस किताब को मानता हूं जिसमें लिखा है कि हर बीमारी का इलाज मौजूद है और शिफा देने वाला मैं हूं और मेरे लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। We have time for 2 more questions. Yes, please. आपकी बातें बहुत दिलचस्प और मालूमाती हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब मुसलमान होने की वजह से हमें मौत का खौफ इसलिए है कि हमने अच्छे अमाल नहीं किए, लेकिन जो मुसलमान नहीं है, जो अल्लाह को भी नहीं मानते, जो किसी मजहब को नहीं मानते, मौत का खौफ क्यों है लोगों के दिल? मेरे लिए सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मुसलमान को मौत का खौफ है। ये सबसे बड़ा अलमिया, यही मेरी रॉन्ग प्रोग्रामिंग है। मुसलमान को तो किसी सूरत मौत का खौफ नहीं होना चाहिए। मुझे अपने घर जाने से डर लगता है, मुझे अपने असल घर जाने से डर लगता है, मुझे अपने रब के पास जाने से डर लगता है। यहाँ पे ज्यादातर लोग मौजूद है, बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। यहाँ पे जावेद इकबाल मौजूद है, मेरे बड़े मोहतरम है मेरे लिए। सर आप चाहते हैं, आप ट्रांजिट लाउंज में बैठते हैं ना, दुबई का ट्रांजिट लाउंज ले लीजिए, इसी तरह यूके का ले लीजिए, नेदरलैंड का ले लीजिए, वो अमीर से अमीर तरीन के घर में शायद इतनी सहूलतें नहीं है जो उस बिजनेस लाउंज के अंदर है एमिरेट्स के। 50 किस्म के खाने, वाटर बेड, मसाज, थर्मल जो है वो आपकी टॉयलेट सीट, आपको ये घर में नहीं है ना 50 खाने एक वक्त के अंदर। जो वहां बैठा है वो क्या देख रहा होता है, यार मेरी फ्लाइट कब है इसको अपने घर जाना है। उस सारी लग्जरी को छोड़कर उसको कहां जाना है, उसको अपने घर जाना है। मुझे अपने घर जाने से डर लगता है। ये वो इंस्टॉलेशन है जो सो कॉल्ड मेरी माए बहनें मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं थोड़ी सी कभी कभार तल्ख हो जाता हूं। जब उन्होंने अल्लाह बाबा से डराया था, याद करो बेटियों, जब तुमने अल्लाह बाबा से डराया था, खा लो नहीं तो अल्लाह बाबा ले जाएगा, खा लो अल्लाह बाबा आ जाएगा, खा लो तो अल्लाह बाबा। और जब उसने कहा, अच्छा बच्चों को क्या पता अल्लाह बाबा क्या चीज होती है, उसने बाहर जाके देखा अल्लाह बाबा, एक बाहर बेचारा फकीर इंतहाई होशरुबा खौलनाक हुलियम, उसने इतना खतरनाक ये वाला अल्लाह बाबा होता है। उस अल्लाह बाबा के पास कौन जाना चाहेगा? अल्लाह से नहीं डराओ, अल्लाह से डरना भी नहीं चाहिए। किसी मुसलमान को अल्लाह से नहीं डरना चाहिए, अल्लाह की नाराजगी से डरना चाहिए। अगर अल्लाह से डर गए तो जाएंगे कहाँ? अल्लाह से डर जाएंगे। मैं यकीन माने, मैंने दुनिया में इतना कुछ देख लिया कि मैं अपने रब से मिलने के लिए बहुत बेचैन हूं। मैं बड़ा बेताब हूं कि मैं अपने रब के पास जो है वो जाऊं, क्योंकि मैं अपने असल घर जितनी जल्दी पहुंच जाऊं। एक ट्रांजिट के अमल में जब बंदे ने सब कुछ हासिल कर लिया तो उसको अपने घर जाना चाहिए। तो इसका ताल्लुक, देखिए ये बात तो बहुत अच्छी है, ना मैं अपनी मर्जी से आया हूं, ना मैं अपनी मर्जी से जाऊंगा, चाहे वो किसी दीन को मानता हो या ना मानता हो, इसको तो इनकार नहीं कर सकता ना कि वो जाएगा।
इससे तो इनकार नहीं कर सकता कि वो जाएगा। मैं तौहीद के ऊपर काम कर रहा हूँ, तौहीद रिप्रेजेंटेशन पूरी दुनिया पे काम कर रहा हूँ, साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड बात कर रहा हूँ। ये हमारी रॉन्ग प्रोग्रामिंग है कि हम मौत के खौफ रखते हैं। मैंने आपको कह दिया 2 खौफ हैं जो बाय डिफॉल्ट हमारे सर्वाइवल के लिए हैं। इसके अलावा जो भी खौफ है वो लर्नेड है। अच्छी बात ये है कि ये एक लर्नेड है, ये मैंने सीखा है। जो मैंने सीखा है उसको मैं दोबारा सीख सकता हूँ, नया सीख सकता हूँ, लर्निंग को अनलर्न कर सकता हूँ, रीलर्न कर सकता हूँ। दिस इज अ टाइम टुडे कि मुसलमान को अपने रब से और अपने असल घर से नहीं डरना चाहिए। ज़बरदस्त, वेरी प्रोफाउंड एंड वेरी डीप, और बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए इस बात को समझ लेना। वी हैव मोर क्वेश्चंस इन द ऑडियंस, टाइम कम है, अब जल्दी जल्दी शॉर्ट क्वेश्चंस। अच्छा, आपके सवाल से पहले मैं सिर्फ एक चीज़ का, अगर आप मेरी बहन इजाज़त दो, एक बहुत अच्छी किताब है यहाँ पे मेरे नज़र से गुजरी है, मोरल वैल्यूज़, जुल्फ़िकार मेघानी साहब ने लिखी है, और उसके अंदर और लिबर्टी बुक्स पे अवेलेबल भी है, और उस मोरल वैल्यूज़ की बड़ी ज़रूरत है पढ़ने की भी। तो आप जरूर यानी किताब पढ़ें और दूसरी किताबें भी खरीदें, लेकिन वो मोरल वैल्यूज़ की किताब जो है बड़ी मेहनत की किताब है, बाद इनकी किताब भी और वो भी जो है वो ले सकते हैं। जी बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे यहाँ पे जी बेटा, मुझे सवाल पूछना है, कॉन्शियस माइंड वर्सेस द सबकॉन्शियस माइंड। एंड आई डोंट नो, मैंने कबार पढ़ा था कि हम लोग सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं या पता नहीं क्या इस्तेमाल करते हैं, एंड वी कैन एक्सेस दिस एंड एक्सेस दैट। तो उस पर आप दो मिनट का कुछ बता सकते हैं? शऊर और लाशऊर का फर्क मैं समझ गया बेटा, थैंक यू सो मच। जो चीज़ के ऊपर मेरी तवज्जो है वो मेरे शऊर में है, जो चीज़ उसके बाहर है वो मेरा लाशऊर है। मैंने जैसे आपको कहा कि ये सारा डेटा जो 4 महीने आप माँ के पेट में थे आज तक थे, ये सारा का सारा आपका लाशऊर के अंदर है, जिसको हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में बताऊं तो आपके हार्ड डिस्क आपका लाशऊर है, और आपका जो प्रोग्राम है जिसको आपके रैम मेमोरी में कहते हैं, ये आपका कॉन्शियस माइंड है। गाड़ी इंटायर आपकी जो गाड़ी है वो लाशऊर है, और जो ड्राइवर है वो आपका शऊर है जो चलाता है। इसलिए उसकी जो लिमिटेशन है वो बहुत कम है, इस हार्डली 10%, और बाकी जो सारा जो है वो आपका लाशऊर है। और हमारी जिंदगी के अंदर जितने हमारे सर्वाइवल के लिए चीजें हैं वो सब हमारा लाशऊर चलाता है, चाहे वो हमारा सांस लेना हो। आप सब सांस रोक के मुझे बता दें, कॉन्शियसली बता दें, आप अपना सांस गिन के मुझे बता दें, आप कर ही नहीं सकते ये, ठीक है। आप अपने दिल को स्लो करके बता दें, आप कर ही नहीं सकते। आप अपने नाखून को बढ़ने से रोक के बता दें, आप कर ही नहीं सकते। मेरा सारा सिस्टम, मेरे सर्वाइवल का ये सब मेरा लाशऊर चलाता है। शऊर जो है वो मेरे इसीलिए उसकी लिमिटेड है कि शऊर जो है वो कॉन्शियसनेस है कि जो कि उसको लेके चल रहा होता है। जी, जबरदस्त एग्जाम्पल, और उनकी किताब के अंदर भी ऐसी बड़ी एग्जाम्पल्स हैं कि शऊर ड्राइवर है और लाशऊर गाड़ी है। ब्रिलियंट इंसाइट। जी, टाइम खत्म हो गया है, जल्दी जल्दी बस। My name is Hunain, and my question is, what if there's never trauma happened, and like we still have a fear of that particular thing? I know it's installed as you told, but how can I overcome that? okay, because obviously that is the reason कि you have to come to people like us. Future of unknown, that is anxiety. जो चीज़ हुई नहीं है उसका भी मुझे खौफ है। देयर इज ऑल्सो यहाँ पे साइकोलॉजी बैठे, जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। मुझे कुछ हो जाएगा, कुछ तशवीश है, कुछ दिल ऐसा कर रहा है कि कुछ होने वाला है, राइट। अब क्या होगा ये मुझे नहीं पता, अगर पता होता तो बता ही ना देता, राइट। तो ये जो फ्यूचर ऑफ अननोन है, इसका भी रीजन कहीं इंस्टॉल्ड है, शऊरी तौर पर आपको पता नहीं है। मैंने आपको कहा कि 10 से 12 साल का जब बच्चा हो रहा होता है तो ये जो सामने का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है जिसमें लॉजिक आती है, ये बनना शुरू होता है, फिजिकल दिमाग बन रहा होता है उस वक्त भी। तो वो बच्चे, जो माएँ जो अपने बच्चों को टेबल्स, नंबर्स, मैथ्स पहले पढ़ाना चाहते हैं, वो इसलिए उनको मेहनत कर रही है जो बना ही नहीं है, वो लॉजिक बनी ही नहीं है। तो जो चीज़ आपको कॉन्शियसली नहीं समझ में आ रही, उसका रीजन अनकॉन्शियस के अंदर मौजूद है, जिसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और डेफिनेटली अनकॉन्शियस स्पेशलिस्ट जो होता है वो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि इसका रूट कॉज क्या है। लेकिन मैंने जैसे अब फिर आपको अर्ज कर रहा हूँ, हर फियर जो है वो उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। Just one more question. I know there's no end to this. Hello. आई थिंक बेटा यहाँ पे दूसरा भी सेशन होगा ना, इसलिए जगह छोड़नी So my होगी। question is can hypnotherapy have an impact on my academic capabilities? Like if I want to improve my academic area, so can hypnotherapy मुझे help कर सकती है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली बेटा, एब्सोल्युटली कर सकती है। करेगी कैसे? किताब खरीद लो, ठीक है। अच्छा, किताब जो है वो बेचने के लिए मेरा तो पर्पस नहीं है। जो भी इस किताब की प्रोसीड है वो ऐसी फाउंडेशन को जाएगी, मरीजों के हेल्प करने के लिए जाएगी। मैंने 28 साल में जैसे कहा, अल्लाह ने मुझे इस मकाम पे रखा है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, ना मैंने कोई कभी सर्विस को चार्ज किया।
लेकिन मेरा जो बिलीव्स है ना कि मैं पढ़ नहीं सकता, मैं याद नहीं कर सकता, मैं रिटेन नहीं कर सकता, हिप्नोथेरेपी जो काम करती है वो प्लास्टिसिटी के ऊपर काम करती है। उसमें भी मैंने बुक के अंदर मेंशन किया है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी आपकी उसको एक्सपेंड कैसे करती है, जहां पे आपकी मेमोरी बेहतर हो सके, आपकी स्पीड बेहतर हो सके और आप ज्यादा रिटेन कर सके, और वो बिलीव्स को मैं डिलीवर नहीं कर सकूंगा वो हेल्प करती है। और सबसे अच्छी बात यह कि वो आपको रिलैक्स करती है, और हम बेहतर कारकर्दगी जब करते हैं जब हम रिलैक्स मोड में होते हैं। Zabardast. One last question. Yes. What is the role of intuition in, your subconscious or Role your of intuition. voluntary behavior learned patterns? देखिए, हमारे 3 डायमेंशन है, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। और ये बात आपके साथ कई बार हुई होगी कि आप किसी को कॉल कर रहे थे और उसका कॉल आ गई, क्योंकि हमारा जो कनेक्टिविटी है वो मेंटल ज़्यादा फास्ट है। ये भी डिजा वू का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। पहली दफ़ा आप जिंदगी में किसी को देख रहे हैं, आप कहते हैं यार मैंने इसको कहीं देखा है। पहली दफ़ा आप कहीं पे गए, आपने कहा मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो मेरे डायमेंशंस हैं, फिजिकल डायमेंशंस हैं, मेंटल डायमेंशंस और स्पिरिचुअल डायमेंशंस हैं। इसी मेंटल और स्पिरिचुअल डायमेंशन के बीच में ये एक्स्ट्रा सेंस है जो ये बताता है कि मुझे लग रहा है कुछ होगा। एक माँ को कैसे पता होता है कि उसका बच्चा जो 3 दिन से सऊदीया में है और कॉल नहीं कर रहा, उसको बुखार हुआ है, उसको कैसे पता लगता है? इसका मतलब है हम फिजिकल से जैसे बाहर जाते हैं, मेंटल पे हम टाइम एंड स्पेस से बाहर जाते हैं, और जब हम स्पिरिचुअल कनेक्शन के अंदर जाते हैं जहां हमारी रूट ट्रेवल करती है, हम मेंटल से भी बाहर जाते हैं। इसी की जो एबिलिटीज है उसके अंदर हमारी इंट्यूटिव क्वालिटीज आती हैं। और जो लोग आइडेंटिफाई कर जाते हैं, जैसे मैं ये कस्टम्स वालों को, ASF वालों को ये ट्रेनिंग्स कराता हूं कि वो कहते हैं यार सारा कुछ सही है लेकिन कुछ लगता है कुछ गड़बड़ है, राइट। और जिसी तरह माँ पकड़ ही लेती है, कंसर्न क्वालिफाइड माँ की बात कर रहा हूँ। हर माँ के कदमों तले तो जन्नत नहीं होती, क्वालिफाइड माँ के कदमों तले जन्नत होती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दुख के साथ कह रहा हूँ कि मेरे पास जब ये टीनेजर्स बच्चों को लेके आते हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता कि जी ये 4 साल से नशा कर रहे हैं, मुझे कल पता लगा, तो मैं ऑब्वियसली बच्चे का कसूर तो मुझे नहीं नजर आया, माँ का बहुत बड़ा कसूर नजर आया और बाप का भी इक्वली नजर आया। तो ये जो इंट्यूटिव है, ये इंट्यूटिव वो एबिलिटी है जो हम सबके अंदर बाय डिफॉल्ट होती है, किसी में कम किसी में ज्यादा। लेकिन खुशी की बात ये है कि इसको लर्न किया जा सकता है और अपने प्रोफेशन के अंदर इसको यूटिलाइज भी किया जा सकता है। Imran bhai, thank you so much. It's been wonderful talking to you. It's been great learning और मुझे पक्का यकीन है कि ना सिर्फ ये कि आपकी ये किताब बल्कि एक और इनकी इस्लाम एंड साइकोलॉजी पे दूसरी किताब आने को तैयार है इंशाल्लाह। जी वो नेक्स्ट मंथ आ रही है। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से there is no dearth of knowledge and understanding that we can gain by engaging in with your books and you in person. और please मेरा appointment जल्दी कर दीजिएगा, बाकियों की तो खैर। Thank you so much for being here with us. Please buy the book and Dr. Imran will be gracious enough to sign it for you in case you want it signed. Thank you जी, अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी व नासिर हो। Thank you.